दोस्तों, आपको जैसा पता है कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है और भी आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारे रेलवे के एग्जाम देखने को मिलेंगे। जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, है ना, और एएलपी का एग्जाम हो गया और साथ ही साथ में टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि रेलवे के आपके जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपकी तैयार की गई है। यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है, जो रेलवे के बहुत ही ज्यादा प्री सवाल हैं या मल्टीपल डेज में मल्टीपल शिफ्ट में जो परीक्षाएं हुई हैं, वहां पर जो सवाल बहुत ज्यादा टाइम रिपीट हुए हैं उनको मैंने इस सीरीज में कवर किया हुआ है। ये बहुत ही छोटी आपकी सीरीज होगी। मतलब आपका 15 सवाल यहाँ पर कवर किए गए हैं, टॉपिक वाइज होंगे। 2 वीडियो आएंगे हर टॉपिक के और उन दो वीडियोस में ये किया जाएगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट वांटेड सवाल है, उनको इस वीडियो में कवर किया जाए। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में मैं कवर करूंगा आपके सामने दर्पण से रिलेटेड 15 सवाल। ठीक है, जो कई बार या यूं कहें बारंबार आपकी रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं और समय आपके पास कम है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। सवाल पढ़ा जाएगा और इसके बाद उसका सही उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। आपको एक चीज याद रखना है कि जब आप मेरे साथ सवाल करें तो आप कोशिश ये करें कि कमेंट बॉक्स पे आप उसका उत्तर दें। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, आज का पहला सवाल है। और एक चीज और आपको करना है, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे साथ कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा जब आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो वहां पे 2 शीशे लगे होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग उस शीशे का प्रयोग अपना रूप निहारने के लिए करते हैं और कुछ लोग बैक साइड को देखने के लिए करते हैं। वो जो शीशा होता है या दर्पण होता है, वो इनमें से कौन सा होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है या फिर समतल होता है? तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, जो बैक साइड या रियर मिरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, या बैक साइड मिरर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, ये आपके पीछे कोई एरिया को, पीछे से बड़े एरिया को इकट्ठा करके एक जगह पे छोटा छोटा करके आपको दिखा देता है। ये अवतल दर्पण की विशेषता होती है। अब यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस 3 पॉइंट से रिलेटेड आपके आगे आने वाले सवालों में बहुत सारे आपके उत्तर मिल जाएंगे इन 3 पॉइंट पे। अब यहाँ पे समतल दर्पण की बात कर रहा है, तो समतल दर्पण वो दर्पण होता है जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जब आप बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा, मेला वगैरह कहीं जाते हैं तो आपको, या जो हार्डवेयर की दुकान होती है वहां पे आपको समतल दर्पण मिलता है। तो समतल दर्पण क्या करता है, ये आपका प्रतिबिंब आभासी बनाता है, सीधा होता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार हमेशा एक सा होता है। जैसा भाई आप हो उसी आकार के आप दिखाई दोगे, सिर्फ आपका पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी कि आपका चित्र इधर से उधर चला जाता है। तो ये समतल दर्पण की विशेषता होती है। यानी कि समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? श्रृंगार में करते हैं। दर्पण देखूं, रूप निहारूं और 16 श्रृंगार करूं, तो ये उसी श्रृंगार में आपके समतल दर्पण का प्रयोग होता है। और जरा यहाँ पे हम लोग समतल दर्पण के प्रयोग को समझ लेते हैं और समतल दर्पण का हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण के जो अन्य प्रयोग हैं वो है आपका, एक तो आपका प्रसाधन हो जाएगा, याद रखिएगा प्रसाधन में आपका समतल दर्पण का प्रयोग होता है। पेरीस्कोप में, किसमें? पेरी पेरीस्कोप में आपसे सवाल सीधा पूछा जाता है, पेरीस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप बता दोगे समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कैलिडोस्कोप में, इसमें कैलिडोस्कोप में, कैलिडोस्कोप में। ठीक है, तो ये आपके समतल दर्पण के वो प्रयोग मैंने आपको बता दिए जो आपसे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या होता है, ये क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है और इसी कारण से यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा छोटा बनता है। कैसा बनता है? ये भाई जब इसने प्रकाश को फैला दिया तो ये प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। वहीं पर अवतल की बात करें तो ये अवतल आप देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये प्रकाश को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये किरणों को सिकोड़ दे रहा है या प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर दे रहा है। तो यहाँ पे 2 स्थितियां होती हैं, कभी आपका प्रतिबिंब बड़ा बनता है और कभी आपका प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो ये जो हमसे सवाल पूछा था ट्रैफिक देखने के लिए, तो ट्रैफिक देखने के लिए प्यारे दोस्त हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए अगला सवाल करते हैं। अच्छा सवाल था। अब अगला सवाल है आपसे कुछ इस प्रकार से, दाढ़ी बनाने के लिए या डेंटिस्ट द्वारा मरीजों के दांत देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो डेंटिस्ट द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है।
अभी मैं आपको आगे स्थितियां बताऊंगा कि क्यों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब एक सवाल आपसे ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, तो घर पे जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो आपका समतल दर्पण होता है, जिसपे आप रूप निहारते हो, और वहीं पर जब आप सैलून जाते हो, नाई की दुकान में जाते हो, तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। कारण क्या है? ठीक है, आपको कारण बताना होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दर्पण की स्थितियां आपको दे रखी हैं। दर्पण की स्थितियां यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जो पी होगा वो आपका ध्रुव होगा, एफ होगा आपका फोकस होगा, सी आपका वक्रता केंद्र होगी, आर आपकी त्रिज्या होगी। और यहाँ पे ये सारी की सारी स्थितियां हैं। अगर आपका जो प्रतिबिंब है ये वस्तु है, वस्तु आपकी अनंत पे रखी है, ठीक है, वस्तु आपकी अनंत पे रखी है, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहाँ पर होगी प्यारे दोस्त? वो आपकी फोकस पर होगी। कहां पर होगी? ये स्थितियां याद रखनी है आपको। अगर वस्तु आपकी अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा फोकस पर होगी, और प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर आपकी वस्तु की स्थिति सी के बाहर है, यानी कि सी का मतलब क्या हो गया? वक्रता केंद्र के बाहर है, तो जो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी प्यारे दोस्त, वो आपकी सी और एफ के बीच में बनेगी। यानी कि कहने का मतलब है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगी। और प्रतिबिंब कैसा होगा आपका? देखो, अवतल में लगभग आपका वास्तविक उल्टा बनता है। एक स्थिति को छोड़ दिया जाए तो वो आभासी सीधा होता है, बाकी सारी स्थितियों में आभासी, उल्टा और छोटा ही होता है। इसके बाद अगर आपकी वस्तु की स्थिति सी पर है, यानी कि वक्रता केंद्र पर है, तो आपका प्रतिबिंब भी आपका सी पर बनेगा और वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, अगर आपकी जो वस्तु की स्थिति है, वस्तु आपकी सी और एफ के बीच में रखी है, तो प्रतिबिंब जो है भैया वो आपके सी के बाहर बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, अगर आपकी वस्तु जो है एफ पर रखा है, कहां पर है? फोकस पर है। तो अगर जब आपका वस्तु आपका फोकस पर रखा होगा, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। और जो सर्च लाइट होती है, टार्च होती है, हेडलाइट होती है, बाइक की, कार की हेडलाइट होती है, ट्रेन की हेडलाइट होती है, जो आपके पानी वाले जहाज होते हैं उनकी हेडलाइट होती है, तो वहां पर इसी स्थिति का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अगर आपका जो वस्तु है ना, वस्तु आपकी पी यानी कि पोल और एफ फोकस के बीच में है, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी यही वो स्थिति है। इसी स्थिति में जो आपका प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। और आपका जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है, प्रतिबिंब आपका कहां पर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। यही एक ऐसी स्थिति है जहां पर आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। इसी स्थिति का प्रयोग करते हैं आपके सेविंग वाले, नाई भैया और मिरर वाले और डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, वो लोग इसी स्थिति का आपका प्रयोग करते हैं। अब इस चार्ट को, इस डायग्राम को आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके आने वाले स्लाइडों में कई सारे सवाल मिलेंगे, और ये रेलवे का एक बहुत ही प्री टॉपिक है। ठीक है, दर्पण के सूत्र की अगर बात करें तो दर्पण का सूत्र होता है 1 का एफ इक्वल 1 का वी प्लस 1 का यू। और वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में जो रिलेशन होता है आर इक्वल का 2f होता है। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हम लोग आगे सवाल में। अगला सवाल है, सर्च लाइटों और गाड़ियों की हेडलाइट में बल्ब कहां पर लगाया जाता है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि सर्च लाइटों, गाड़ियों या टार्च में जो हेडलाइट में बल्ब लगाया जाता है वो कहां पर होता है? दर्पण के फोकस के बहुत करीब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल करते हैं, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के बीच में संबंध होता है आर इक्वल का 2f। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी मेरे प्यारे दोस्त होती है वो होती है इन्फिनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आप देख रहे हो जितने भी सवाल दिख रहे हो वो रेलवे की कई बार परीक्षाओं में पूछे गए। 2019 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, और ये सवाल आपका 2000 जो अभी पिछली वाली परीक्षा हुई थी उस पर भी पूछा गया था। मतलब ये सवाल आपकी पेड़ से, जड़ से लेकर के, और जो अभी ताजा ताजा कली लगी हुई है वहां तक का, मतलब पुराने सवाल से लेकर के नए सवालों तक का यहाँ पर आपको सफर मिलेगा, है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल है आपका, सवाल नहीं है, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने उनको यहाँ पर भी कवर कर दिया है। जैसे यहाँ पे पूछा है, यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखा जाए, वस्तु अनंत पर रखा जाए, जब वस्तु को पहली स्थिति वस्तु को अनंत पर रख रहे थे तो प्रतिबिंब आपका हमेशा कहां बन रहा था? फोकस पर बन रहा था, फोकस पर बन रहा था। और प्रतिबिंब कैसा हो रहा था? वास्तविक और उल्टा हो रहा था। सौर भट्टियों, सोलर कुकर,
में सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको क्या बताया था, उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण आपके प्रकाश की किरणों को फैला दे रहा था और अवतल दर्पण क्या कर रहा था, वो केंद्रित कर रहा था, एक जगह पे इकट्ठा कर रहा था। तो सौर भट्टियों में किसका प्रयोग किया गया? अवतल दर्पण का। समतल दर्पण का प्रयोग देखो, समतल दर्पण पर सवाल नंबर दूसरा था समतल दर्पण से रिलेटेड, है ना? अगर आपको याद हो, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की आवर्धन m+1 है, जिसका अर्थ है प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। समतल दर्पण में भाई बनता कैसा है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, और एक का मतलब ये हो गया कि ये वस्तु के आकार का है। अगला सवाल है, दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी एफ के बीच की फोकस दूरी को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव या पोल कहते हैं। गाड़ियों की हेडलाइट, ये भी मैंने आपको बता दिया था, गाड़ियों के हेडलाइट और सर्च लाइट एक शक्तिशाली समानांतर प्रकाश बीम प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण के फोकस को एफ के बहुत पास रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं भैया मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। सड़क पर लगे स्ट्रीट लैंपों में, ठीक है, जो सड़क पर स्ट्रीट लैंप लगे होते हैं, जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है हाईवे पर, उस पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो जाहिर सी बात है भाई, प्रकाश फैलाने का काम किसका है? फैलाने का काम तो उत्तल कर रहा है, तो किसका प्रयोग होगा? यहाँ पर उत्तल का प्रयोग होता। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल है आपसे, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी आपका कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछा क्या है? उसकी वक्रता त्रिज्या आर क्या होगी? और फोकस दूरी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने भाई फॉर्मूला तो यही तो पढ़ा था, आर इक्वल का 2f, यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है आर, अब यहाँ पे एफ की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे हो गया 40 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? जो रियल इमेज होता है, रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? तो रियल देखो, वास्तव में अगर देखा जाए, वास्तविकता में तो चीजें हमेशा उल्टा ही होती है ना। आप ये सोचते हो कि आज सुबह आने वाली जो सुबह है, आज सुबह उठ के मैं 4 टॉपिक कंप्लीट करूंगा, लेकिन क्या तुम वास्तव में कर पाते हो? तो वास्तविकता हमेशा मेरे प्यारे दोस्त उल्टा ही होती है। आपने सोचा कि भाई मैं नौकरी करके अपनी मनपसंद शादी कर लूंगा, लेकिन वास्तव में क्या ये हो पाता है? तो वास्तविकता हमेशा दोस्त उल्टा होती है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, वास्तविकता हमेशा आपकी कैसी होती है? वास्तविकता हमेशा आपकी उल्टी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आपका उल्टा बनता है। आभासी, कल्पनाओं में जी रहे हैं, तो कल्पनाएं हमेशा कैसी होती है? कल्पनाएं हमेशा सीधी होती है, मतलब सोचना बड़ा इजी होता है। आपने सोच लिया कि यार मैं नौकरी लेने के बाद ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो कल्पनाएं हमेशा सीधी होती है, जबकि वास्तविकता हमेशा उल्टा होती है। तो यहाँ पे आभासी की बात कर रहा है, यानी कि काल्पनिक की बात कर रहा है, तो कल्पना, अब इसको आप ऐसे याद रखो, आभासी का मतलब क्या हो गया? कल्पना। अब कल्पना नाम की लड़की थी, वो कैसी थी? उल्टी थी। और वास्तविकता हमेशा कैसी होती है? वास्तविकता हमेशा आपका, वास्तविकता हमेशा आपका, एक मिनट, हाँ, कल्पना जो है, कल्पना आपकी ये कैसी हो गई? काल्पनिक, काल्पनिक चीजें हमेशा सीधी होती हैं और वास्तविक चीजें हमेशा उल्टा होती है। कल्पना में, कल्पना की दुनिया में तो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, आप अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर दोगे, लेकिन वास्तव में क्या आप प्रधानमंत्री हो? नहीं हो। तो यानी कल्पना हमेशा सीधी होती है और वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है, और यही कहीं ना कहीं जीवन की भी सच्चाई है ना? चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल है, और मैंने आपको बताया है कि जब प्रकाश को केंद्रित करने की बात करें तो वो होता है आपका कौन सा दर्पण? वो होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आपका, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र कहां पर रखी है? भैया सी में रखी है। अगर वक्रता केंद्र सी पर रखी होती थी तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा था? उसका प्रतिबिंब भी प्यारे दोस्त आपके सी में बन रहा था, यानी कि वक्रता केंद्र में ही बन रहा था। अगला सवाल करते हैं, सोलर कुकर में मुख्य रूप से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर हो, सोलर भट्टी हो, हर जगह तो हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग कर रहे थे। क्यों अवतल दर्पण का प्रयोग कर रहे थे? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित कर रहा था। चलिए अगला सवाल करते हैं, स्ट्रीट लाइट, सड़क पर लगे लैंप। अब सड़क पर लगा लैंप है तो जाहिर सी बात है भाई, उसका काम क्या होगा? ये आपकी ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो इसका काम ये होगा ना कि ये पूरे एरिया को प्रकाशित करे। और फैलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? फैलाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर
बी। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखो कम समय में मैं आपको ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस वजह से मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जो आपके कुछ प्रयोग हैं, मैंने वो आपको बताने की कोशिश करी है। हालांकि मैं ऊपर आपको बता चुका हूं, एक बार पुनः से बता देता हूं चित्रों के साथ, ताकि थोड़ा सा आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो सके। टॉर्च, जो आप लोग बरसात के मौसम में हमेशा यूज करते हो, टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहन की हेडलाइट, रेल इंजन, जहाज की लाइट, बाइक की हेडलाइट, मतलब जितनी हेडलाइट होती हैं सब में आप हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हो। दंत चिकित्सक, जब आपके दांत में कीड़े लग जाते हैं तब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो कौन सा दर्पण लगाता है? वो आपका अवतल दर्पण लगाता है। ईएनटी डॉक्टर के पास, शेविंग मिरर के पास, जब आप अपना रूप निहारने किसके पास जाते हो? नाई के पास जाते हो, तो वो कौन सा मिरर यूज करते हैं? अवतल दर्पण यूज करते हैं। मेकअप वाला मिरर, जब लड़कियां कहाँ जाती है? पार्लर जाती है, किसमें? लैक्मे के पार्लर में, तो वहां भी कौन सा यूज होता है? वो भी आपका अवतल दर्पण होता है। परावर्तनी दूरबीन में, सोलर कुकर में और सोलर फैमिनेस में। अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का काम क्या था? पीछे की चीज को इकट्ठा करके बड़ा दिखाने, छोटा दिखाने का। तो वाहन का जो आपका मिरर होता है, जो भी जितने भी आपके मिरर होते हैं, साइड मिरर होते हैं, उनमें आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से आपने अगर मेट्रो में सफर किया होगा तो आपने देखा होगा मेट्रो में जो स्टॉपेज होते हैं, स्टॉपेज के पास में आपका एक बड़ा सा शीशा लगा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उस लोग उस शीशे में अपना रूप निहारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपकी सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है, ताकि जो ड्राइवर साहब हैं मेट्रो के, वो ये देख सके सारे पैसेंजर मेट्रो में चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए। तो पूरी मेट्रो को उसी पे वो लोग देखते हैं। बैंक की सुरक्षा में, फैक्ट्री की निगरानी में, इस प्रकार से आपके अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का, सॉरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं समतल दर्पण पर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और पार्श्व उल्टा होता है। कैसा होता है? आभासी और पार्श्व उल्टा होता है। अगला सवाल करते हैं, दर्पण का रेखीय आवर्धन का सूत्र m किसके बराबर होता है? तो m इक्वल, मेरे प्यारे दोस्त, होता है आपका, m इक्वल होता है v अपॉन का u। m इक्वल का माइनस वी अपॉन का यू। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, और ये आपका अंतिम सवाल है। यदि किसी वास्तविक प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता 3 है, आवर्धन क्षमता 3 है, आवर्धन क्षमता -3 है, तो -3 का अर्थ क्या होगा? मैंने आपको एक सवाल बताया था जहां पर मैंने बोला था +1 दिया हुआ था आवर्धन क्षमता। अब +1 में की स्थिति में क्या हो रहा था? +1 में जैसा प्रतिबिंब है आपका वैसा प्रतिबिंब बन रहा था। अब यहां पर आपको -3 दे रखा है, तो इसकी जो स्थिति है भाई, प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा, है ना? प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बट 3 गुना बड़ा बनेगा। -3 का मतलब क्या हो गया? ये 3 गुना आपका बड़ा बनेगा। होपफुली आपको ये 15 सवाल समझ में आए होंगे, और आपने 15 में से 15 करने की कोशिश भी करी होगी, और 15 में से 15 आपके सही होंगे। और आपने देखा होगा ये रेलवे के बहुत ही प्रिय सवाल है, मोस्ट फेवरेट सवाल है। बार बार मल्टीपल शिफ्ट में आपके ये सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये आपकी जो आगे आने वाली परीक्षा है उसमें ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। बिल्कुल यहाँ से सवाल बनेगा, है ना? कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट भी आपको मिल रहा है। और इसका जो अगला पार्ट आएगा वो आपको मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। दर्पण का टॉपिक नंबर 2 होगा, दर्पण दर्पण का पार्ट 2। तो वहां पे आपके ये 30 सवाल, आपके दर्पण से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे, अगर इन दोनों वीडियो को आप देख लेते हो तो आप ये मान के चलिए कि दर्पण से बनने वाले आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे। इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि मैं टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ। अब दर्पण के बाद क्या आएगा? परावर्तन, अपवर्तन आएगा। तो छोटे छोटे वीडियो में कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट भी मिल जाएगा, और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन के और ज्यादा नजदीक होंगे। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पे आप ये बताइए कि आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, या मैं इसको थोड़ा सा और डीप में एक्सप्लेन करूं, है ना? आप ये भी जरूर हमें बता सकते हैं। तो होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। तो एक बार फिर से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स पे जो मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे वो जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैप्पी स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।